एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। मतलब जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, पूरे 1 साल हो चुके हैं इस चैनल को शुरू हुए, तब से मेरे पास ये टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आ रहा था कि दीदी आप अपनी जर्नी शेयर करो, आप कैसे एमपीएससी नर्सिंग में पहुंची, आपने क्या नीट की प्रिपरेशन की थी। तो आज वो सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है आपको। तो आज मैं फाइनली अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करके मुझे एनकरेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बाद अब हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं जब भी हॉस्पिटल में जाती थी तो मैं डॉक्टर्स को देखती थी और मैं पापा से कहती थी मुझे भी डॉक्टर बनना है बड़े होकर। और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आती थी। 10th क्लास तक मैं हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ और 10th के बोर्ड में मेरे 87% मार्क्स आए थे। मैं यूपी बोर्ड से थी जो कि हिंदी मीडियम है, तो उसमें मेरे 87% मार्क्स आए थे। उसके बाद 10th में अब डॉक्टर बनना था तो बायो स्ट्रीम लेनी थी, तो मैंने बायो स्ट्रीम चूज़ किया और 11th-12th की पढ़ाई करी। लेकिन उस समय तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है हमें। बस मुझे पता था कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करके एमबीबीएस करना होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ़ होता है जिसके लिए इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे ही टाउन से बिलोंग करती थी, वहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट थे और वहाँ पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये एग्ज़ाम कैसा होता है। मुझे लगता था 11th-12th का सिलेबस आता है, 11th-12th तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, एक एग्ज़ाम देना है, उसको क्लियर करना है, फिर एमबीबीएस में मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब मैंने 12th का बोर्ड दिया, 12th के बोर्ड में मेरे 85.2% मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने नीट का फॉर्म भरा था, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ। उस समय तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि नीट का एग्ज़ाम कैसा होता है और मेरे मार्क्स आए थे 119, जो कि बहुत ही कम मार्क्स है। शायद क्वालिफाइंग मार्क्स भी ना हो उस समय के लिए, मुझे ये भी आइडिया नहीं है। लेकिन फिर मेरे भैया बोले कि इसको 1 साल कोचिंग कराइए और कोचिंग करा के फिर नीट का एग्ज़ाम दिलवाइए। तो मेरे जगह से वाराणसी पास पड़ता है, वाराणसी में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने JRS कोचिंग लिया जो कि दुर्गा कुंड पे है। आप लोगों में से अगर कोई वहाँ से बिलोंग करता होगा तो उसे पता होगा, JRS बहुत ही वहाँ का पुराना और बहुत ही बड़ा कोचिंग सेंटर है। तो मैंने 1 साल JRS में नीट की कोचिंग की। वहाँ पे मुझे तो पहली बार NCERT देखने को मिला, क्योंकि यूपी बोर्ड में NCERT नहीं होता था। हम उस समय दूसरी बुक पढ़ते थे और बहुत मोटी मोटी बुक होती थी हिंदी मीडियम की, हम वही बुक पढ़ते थे। हमें NCERT के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब मैं कोचिंग में एडमिशन ली तभी मैंने NCERT पहली बार ख़रीदा था, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो फिर जब मैं पढ़ रही थी, कोचिंग में पढ़ाया जाता था, बायो तो मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जा रहा होता था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी और मैंने बहुत अच्छे से सारे कुछ पढ़ाई किया। तो मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप के बाद अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया था नीट का, तो उसमें मेरे 310 मार्क्स आए थे। ये भी बहुत ही कम मार्क्स है, बट वो फेज़ जो कि मैं 119 मार्क्स से 310 तक आई थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था, मैंने कभी कोचिंग में नहीं पढ़ा था, कभी ट्यूशन में नहीं पढ़ा था। वो मैं सीधा आके नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे सीख रही थी। तो मैंने NCERT पहली बार पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक और कोशिश करूँगी और मैं अपने आप को एक और चांस दूंगी, क्योंकि मुझे अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, मेरे बेसिक धीरे धीरे अब क्लियर होने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब सेकंड ड्रॉप लेती हूँ। तो मैं सेकंड ड्रॉप लेने के लिए वापस से कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन इस बार मैंने JRS नहीं, वाराणसी का दूसरा कोचिंग L1 ज्वाइन किया। फिर मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने लगी, वहाँ पे और अच्छे से मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, मेरे बेसिक जो थे वो स्ट्रॉन्ग होने लगे थे और मैं सारे DPP सॉल्व करती थी, सारे टेस्ट देती थी, मेरे टेस्ट में रैंक इम्प्रूव होने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ अपना जितना पोटेंशियल था सारा दे रही थी। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नीट का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि ये मेरा सेकंड ड्रॉप था और कहीं ना कहीं मुझे
इस बार था कि मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, तो मैंने इस बार BHU BSc का भी फॉर्म फिलअप किया था। और हॉस्टल में ही मुझे पता चला था एक लड़की से कि एम्स में भी BSc नर्सिंग होता है, तो एम्स BSc नर्सिंग का वो फॉर्म फिलअप करी थी। तो मैंने भी ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था। उस समय तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि एम्स BSc नर्सिंग क्या होता है। मुझे फर्स्ट ड्रॉप में भी अपने नहीं पता था, ये सेकेंड ड्रॉप में ही पता चला था कि एम्स में BSc नर्सिंग होता है। तो फिर मैंने सोचा एम्स में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो मैंने उसका भी फॉर्म भर दिया था। लेकिन फिर मैं पूरा अच्छी तरीके से नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मार्च आ गया और धीरे धीरे अब कोविड आ गया था। 2020 का टाइम था, कोविड आ गया था और फिर धीरे धीरे कोचिंग्स बंद हो गए थे और सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। लेकिन मैं हॉस्टल से घर नहीं आई। मैं सोची कि नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही आऊँगी, क्योंकि तब तक कोई पोस्टपोन जैसा इन्फॉर्मेशन नोटिस नहीं आया था कि नीट पोस्टपोन्ड होगा। तो मैं हॉस्टल में ही थी कि मैं नीट देकर ही एक बार घर आऊँगी। तो मैं मई तक वहीं पे थी। जब मई में अनाउंस हुआ कि नीट अभी भी पोस्टपोन्ड हो के जुलाई में होगा या फिर जुलाई से भी पोस्टपोन्ड हो सकता है, तब फिर मैं 20 मई को घर वापस आ गई थी। लेकिन घर पे ये प्रॉब्लम थी कि हमारा घर जो था वो छोटा था काफ़ी, और उसमें हम पूरी फैमिली रहते थे। हम 4 भाई बहन, मम्मी पापा मिला के 6 लोग रहते थे। तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था। मैं रात में जग जग के पढ़ती थी जब सारे लोग सो जाते थे, तो मुझे टेस्ट देने में भी प्रॉब्लम होता था। बट किसी भी तरह करके मैंने सब कुछ मैनेज किया। तो नीट का अनाउंस हुआ कि 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन उससे पहले था एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, जो कि 21 अगस्त का था। 2020 में 21 अगस्त को एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम था। उसके बाद था हमारा 13 सितंबर को था नीट का एग्ज़ाम। तो मैं पहले एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दी। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो एग्ज़ाम कैसा आता है। मैंने उस समय तक यूट्यूब पे भी नहीं देखा था, क्योंकि उस समय तक मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ नीट ही चल रहा था। तो मैं बस गई और एग्ज़ाम देकर आ गई। एग्ज़ाम अच्छा था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। लेकिन मैं तब तक उस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोची थी। मैंने घर आके उसका रिज़ल्ट तक नहीं देखा, यूट्यूब पे ये भी नहीं देखा कि पेपर डिस्कशन क्या होता है। मैं वापस नीट के प्रिपरेशन में लग गई और फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जो कि 13 सितंबर को दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली तो मुझे तब तक लग रहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 550 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बट जब मैं रूम पे आके जब आंसर की से मैच की तो मेरे 500 मार्क्स अप्रॉक्स आ रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि इस बार भी तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर BHU BSc का एग्ज़ाम था, मैंने वो भी जाकर दिया। उसका पेपर भी अच्छा आया था, सिंपल था। मैंने उसको भी अटेम्प्ट किया और वो भी एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। फिर आता है एम्स BSc नर्सिंग का रिज़ल्ट, जो कि था 17 अक्टूबर को एम्स BSc नर्सिंग का रिज़ल्ट आया, और जिसमें मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक था और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 387। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मतलब 2 साल के ड्रॉप के बाद कहीं पे मेरा रिज़ल्ट आया था और ऑल इंडिया रैंक 387। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कहीं पे मुझे रिज़ल्ट मिला। लेकिन अभी तक नीट का रिज़ल्ट नहीं आया था। उसके नेक्स्ट डे ही नीट का रिज़ल्ट भी आउट हो गया था और मेरे मार्क्स आए थे 480। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल दिया है। तो मैं मतलब इस चीज़ से उतनी भी ज़्यादा दुखी नहीं थी, क्योंकि मेरे 2 जगह ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे थे। मेरे BHU के BSc में भी 200 कुछ रैंक आई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन वहाँ पे भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 200 कुछ थी। और एम्स BSc नर्सिंग में मेरी ऑल इंडिया रैंक 387 आई थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे एम्स में एडमिशन लेना है। और 2 जगह मेरे अच्छे रैंक होने के बाद फिर जब नीट में मेरा उतना मार्क्स आया था, फिर कहीं ना कहीं मुझे वो उतना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं खुद को समझ चुकी थी कि मैं कहाँ से अपने आप को कहाँ तक लेकर आई हूँ। तो मैं अपने लिए बहुत खुश थी, अपने ऊपर बहुत प्राउड कर रही थी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और आज मैं कहाँ खुद को लेकर आई हूँ। हो सकता था कि मैं 1 साल और कोचिंग करती और अच्छा मेहनत करती पूरे साल, तो मैं MBBS भी कर लेती। बट मेरे पापा भी कह रहे थे और मेरा भैया भी कह रहा था तुम 1 साल और ड्रॉप लो, क्योंकि तुम 480 मार्क्स ले हो, नेक्स्ट ईयर तुम और अच्छा मार्क्स लेकर आ पाओगी। लेकिन मेरा अब हो गया था कि नहीं, अब मुझे और ड्रॉप नहीं लेना है। वो पूरे 1 साल का जो ट्रॉमा होता है वो मुझे फिर से नहीं झेलना है। और मुझे एम्स मिल रहा था, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मेरे को एम्स मिल रहा है, जो
हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि उसे भी एम्स में जाना है, और मुझे एम्स मिल रहा था और उसमें भले ही बीएससी नर्सिंग मिल रहा था, लेकिन मैं इसी चीज़ से खुश थी कि मुझे एम्स मिल रहा है। तो मैंने बीएचयू में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और एम्स बीएससी नर्सिंग का भी काउंसलिंग में शुरू कर दी थी। और बीएचयू में भी मुझे बीएससी में जूलॉजी ऑनर्स मिल रहा था और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में मुझे फर्स्ट राउंड में एम्स पटना अलॉट हुआ था। तो वो मेरी 5th चॉइस थी। उस समय मैं आपको बता दूँ 2020 में एम्स में बस 7 ऐसे एम्स थे जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफ़र कर रहे थे उस समय। अभी तो बहुत ज़्यादा एम्स हो चुके हैं, लेकिन 2020 में सिर्फ 7 ही ऐसे एम्स थे जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफ़र कर रहे थे, और पूरी ऑल इंडिया में 300 कुछ सीट ही थी बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मुझे फर्स्ट राउंड में एम्स पटना अलॉट हुआ था, जो कि मेरी 5th चॉइस थी, एम्स पटना। तो मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं एम्स पटना में जाकर अपना एडमिशन ले ली थी। वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया था फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया था, तो फिर मुझे सेकंड राउंड में एम्स भोपाल मिला था। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि मुझे जो ये सीट मिली थी वो मुझे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मिली थी, मुझे कैटेगरी रैंक के बेसिस पे नहीं मिली थी, क्योंकि मेरे पास सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था। क्योंकि मुझे उस समय तक पता ही नहीं था कि सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट भी कुछ होता है और इसमें सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट लगा हुआ। मेरे पास यूपी का ओबीसी सर्टिफिकेट था, लेकिन सेंट्रल लेवल का नहीं था। तो मुझे जो सीट अलॉट हुआ था वो ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग हुआ था, मतलब एज ए यूआर कैंडिडेट मुझे सीट अलॉट हुआ था। नहीं तो अगर मेरी कैटेगरी लगती तो हो सकता है मुझे एम्स दिल्ली भी मिल जाता, बट कोई बात नहीं, मुझे सेकंड राउंड में एम्स भोपाल मिला, जो कि मेरी सेकंड चॉइस थी। फर्स्ट चॉइस मेरी एम्स दिल्ली थी। उस समय एम्स भोपाल अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स सेकंड रैंक पर लाई करता था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। तो मुझे सेकंड राउंड में एम्स भोपाल अलॉट हो गया। फिर मैं एम्स भोपाल में आके 26 नवंबर को मेरे को सेकंड राउंड के लिए आना था, तो मैं 26 नवंबर को एम्स भोपाल आई और फिर मैं वहाँ पे आकर अपना एडमिशन ली। तो 26 नवंबर को मैं एम्स भोपाल आई, और मैं जब एम्स पटना पहली बार गई थी तभी मैं एम्स देखकर इतनी खुश हो गई थी। एम्स की जो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं जब सेकंड राउंड में वापस एम्स भोपाल आई तो मुझे और अच्छा लग रहा था कि मैं घर से इतनी दूर एम्स आ गई हूँ। वो सबसे बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। तो फिर मैंने एम्स भोपाल में एडमिशन लिया। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इंटरनली एम्स टू एम्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एम्स पटना में एडमिशन लिया था तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो वहीं सबमिट हो गए थे। एम्स भोपाल में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो बस वहाँ पे कुछ पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो उसके बाद ही दिवाली था, तो फिर मैं वापस घर आ गई थी। मैंने हॉस्टल नहीं लिया था उस समय, क्योंकि उस समय कोविड का चेकअप वगैरह भी था, तो उसमें भी बाकी चीज़ें प्रोसेस थी और 1 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर छठ था और दिवाली था, तो फिर मैं एडमिशन लेके वहाँ पे और फिर मैं वापस घर आ गई थी। मैंने हॉस्टल अलॉट नहीं करवाया था फिर, क्योंकि हॉस्टल अलॉट कराने के पहले हमें कोविड का चेक कराना था। अगर हम कोविड चेक में फ़िट थे तभी हमें हॉस्टल अलॉट हो रहा था। तो मैं उस समय घर वापस आ गई, क्योंकि मुझे अब दिवाली और छठ आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और एक बिहारी के लिए छठ पर्व आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं छठ के लिए घर आ गई थी वापस। मैंने छठ मनाया, दिवाली मनाई घर वालों के साथ, और उसके बाद फिर मैं 4 दिसंबर को वापस से गई भोपाल, और फिर मैंने अपना कोविड चेकअप कराया। मैं कोविड नेगेटिव आई थी, तब मुझे फिर हॉस्टल अलॉट हुआ। और हॉस्टल अलॉट हुआ तो उसके बाद हमारी उस समय जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही चलती थी, ऑफलाइन नहीं चलती थी। ऑनलाइन हमें रूम पे ही बैठ के क्लासेस अटेंड करनी होती थी गूगल मीट पे। तो इस तरह से हमारी पूरी क्लासेस चली। अब अगर आप मेरे कॉलेज जर्नी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये थी मेरी अब तक की पूरी जर्नी, जिसमें मैंने सीखा कि अगर आप कुछ भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो और आप कभी भी अगर सच्चे मन से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, भले आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको वो पहले अटैम्प्ट में दूसरे अटैम्प्ट में नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने अपना पूरा पोटेंशियल
पोटेंशियल दिया है उसमें, अपना पूरा साल दिया है उस एक प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो देर से ही सही आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो जिस तरह से मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं एक छोटे टाउन से आकर, जहाँ पे यूपी बोर्ड, जहाँ पे हिंदी मीडियम में सब कुछ पढ़ाया जाता, जहाँ पे कंपटीशन कुछ नहीं पता है, मैं वहाँ से आकर जब एम्स में आ सकती हूँ, तो अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है। अब तो यूट्यूब पे हर जगह अवेयरनेस है। इतने ज़्यादा एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, ऑनलाइन कोचिंग हैं, बैचेस हैं। तो आपको जब इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो आपकी मेहनत तो बिल्कुल अब वेस्ट नहीं जाएगी। तो ज़रूर आप लोगों को भी रिज़ल्ट मिलेगा और आप लोग भी अपना सपना ज़रूर पूरा करोगे। और ये मेरा चैनल खोलने के पीछे भी यही मोटिव था कि जैसे मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में, और मेरे को तो यूट्यूब पे भी उस समय बस 1-2 चैनल ही हुआ करते थे जो एम्स बीएससी नर्सिंग के कंटेंट डालते थे। एक पाशा की चैनल करके था, मैंने बस उन्हीं का काउंसलिंग के समय वीडियो देखा था कुछ, उसके अलावा इतने चैनल नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि नीट के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नीट का 2-3 अटैम्प्ट देते हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, वो बहुत निराश होते हैं और उनका सपना होता है एम्स में आने का। तो अगर आप एम्स में आना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी एम्स में आ सकते हैं। और मैं यहाँ आने के बाद आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। मुझे एक सिंगल डे भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला और मैं यहाँ बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर एम्स में आ रहे हैं ना तो वो एक अपना अलग ही प्रेस्टीजियस एक थिंग है जो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। तो अगर आप नीट देते देते थक गए हो तो आप ज़रूर एक बार एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दो और एम्स में एडमिशन हो और अपना सपना पूरा करो। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी कॉलेज जर्नी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये थी मेरी अब तक की जर्नी। मैंने अपना रैंक बता दिया आप सभी को। हाँ, मैंने मार्क्स नहीं बताया आप सभी को। मेरे मार्क्स थे अप्रॉक्स 50, 100 में से 50 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 387 थी। वो 2020 के टाइम था, तो उस समय इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते भी नहीं थे और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो थोड़ा टफ़ आता था, तो इस वजह से 50 मार्क्स थे। अब मैं समझ सकती हूँ 50 मार्क्स पे तो इस बार सिलेक्शन भी नहीं है, मेरिट लिस्ट में रोल नंबर तक नहीं है। तो आप कंपेयर मत कीजिएगा, वो 5 साल पहले की बात है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे जर्नी से थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।